नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और उसके अलावा संघ की कार्यपालिका भी हम आगे टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पर 2 नहीं 3 टोटल टॉपिक कवर होंगे। इससे पहले वाला टॉपिक नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार या फिर राजस्थान? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महाराष्ट्र। तो पहला लोकायुक्त सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त हुआ था, किंतु उड़ीसा ने इसके लिए सबसे पहले 1970 में अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम 1983 में लागू हुआ था। अगला है, इनमें से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, कौन सा सही होगा? क्वेश्चन देखेंगे तो 12 फरवरी 2023 में बीपीएससी प्री में पूछा गया था। आंसर की बात करते हैं, आंसर डी वाला हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक, यानी भारतीय संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक यानी मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी जो व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं, यहाँ पर जहां वह संविधान की आधिकारिक व्याख्या करता है, वहीं नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। 131 अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान करता है, और संविधान का भाग जो 5 है वो अनुच्छेद 124 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ये आर्टिकल 124 आपको जरूर याद रखना है। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद विमल जुल्का के द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसे शपथ दिलाई गई थी? 2022 में एज अ करंट अफेयर पूछा गया। आंसर अमिता पांडोव जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। परंतु वर्तमान के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो करंट में यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान में जो है वो यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये भी पुराना ही यहाँ पर दिया गया है। आप नाम याद रखिएगा, इसमें से कुछ मत याद रखिए। आप ये याद रखिएगा कि हीरालाल सामरिया जो है उनको केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। बस करंट अफेयर के हिसाब से इतना याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, कौन सा सही होगा? आंसर इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। इसमें आप क्या कहेंगे? सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय होने के साथ ही अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को गारंटी प्रदान के साथ संविधान का संरक्षक भी है और अंतिम विवेचक के रूप में भी कार्य करता है। अगला है आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? जे.एल. कपूर, वी.के. सुंदरम, वेंकटरामा अय्यर या सीतलवाद? आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी कि श्री एम.सी. सीतलवाद। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एम.सी. सीतलवाड़ की जो अध्यक्षता है उसमें गठित किया था। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ तब से लेकर अब तक 22 विधि आयोग गठित हो चुके हैं। विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये पता होना चाहिए। विधि आयोग केंद्र सरकार के द्वारा इसे संदर्भित या स्वतः किसी मुद्दे पर कानून शोध या भारत में विद्यमान कानूनों की समीक्षा और उनमें संशोधन करने और नया कानून बनाने हेतु सिफारिश करता है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे बी.एस. चौहान। यह ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय है। 2022 को राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और वर्तमान में भी यही है, तो इन्हीं का नाम याद रखिएगा। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अस्वीकार किया? कांग्रेस नेता जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश अस्वीकार किया, लिखा है। बंगाल चुनाव में हत्याकांड, पंजाब हत्याकांड, राजीव गांधी हत्याकांड? आंसर आपका हो जाएगा पहला, कांग्रेसी नेता जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश। कांग्रेसी नेता जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश को सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। उल्लेखनीय कि वर्ष 2002 में गोधरा गुजरात में कार सेवकों को जलाने की घटना से उत्तेजित लोगों ने गुलबर्ग में पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी थी। तो उसी को लेकर के जो साजिश थी उसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपना अगर इस्तीफा देना चाहे तो किसको त्याग कर, मतलब अपना इस्तीफा दे करके किसे सौंप कर त्याग दे सकता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति, क्योंकि पद बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल है अनुच्छेद 124(2) का, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके सौंप सकता है।
अनुच्छेद 124(5) का के तहत उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। तो एज को लेकर के इसी के सब सेक्शन में बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है? तो बता चुके हैं, राष्ट्रपति। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एफ ए आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, पर पूछा 1990 का गया है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सतर्कता आयुक्त, महान्यायवादी। आंसर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर जो है वो सही होगा। इनका जन्म हुआ था 1936 में जम्मू में, और 1998 से 2001 तक सर्वोच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या संघ लोक सेवा आयोग? आंसर हो जाएगा पहला, यानी राष्ट्रपति। कैग कहते हैं इसको शॉर्ट में, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का भाग 5 है, अनुच्छेद 148 से 151 है, जिसमें कैग का विवरण दिया गया है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और अधिकतम 65 वर्ष होता है। कैग का वेतन जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। सेवानिवृत्त के पश्चात वो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? केहर सिंह बनाम भारत संघ, मिर्नवा मिल्स केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य? कौन सा सही होगा? आंसर होगा सी वाला, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले 1900 में अमेरिकी संविधान के द्वारा किया गया था, जबकि भारतीय विधि में सबसे पहले 1967 के प्रसिद्ध गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में से लागू किया गया था। और संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत ये निर्धारित करता है कि किसी विशेष मामले में किए गए निर्णय का भविष्य में ही संचालन होगा और पिछले किसी भी निर्णय पर पूर्वव्यापी प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल संसद के द्वारा, केवल राज्य विधानमंडल के द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मिल करके, संसद और राज्य विधानसभा द्वारा एक सामूहिक बैठक में? कौन सा होगा? आंसर पहला वाला हो जाएगा, यानी संसद द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में किया जा है, अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक संघ उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख जो है वो किया गया है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है, 25 है, 31 है या फिर 20 है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। ऊपर जो दिया गया था वो उच्च न्यायालय था, यहाँ जो बात की गई है वो सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप कहेंगे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 34 है। ये वृद्धि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार इनमें से क्या है? कानून की उचित प्रक्रिया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, कानून का शासन है, संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया है? कौन सा सही होगा? आंसर होगा बी वाला, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है संविधान के प्रावधानों से असंगत या प्रतिकूल समस्त विधि, उपविधि, नियम, कानून या अध्यादेश को अवैध या शून्य घोषित करना। अर्थात विधानमंडल या कार्यपालिका के द्वारा निर्मित सभी विधियां संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल होनी चाहिए, अन्यथा न्यायपालिका के द्वारा अनुच्छेद 13(2) आर्टिकल के अधीन इनकी संपरीक्षा की जाएगी। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन विधायी अधिनियमन तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकार पर लागू होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय को सभी प्रकरण पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरण की समालोचना कर सकता है, या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है।
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य के कानून को ये अवैध घोषित कर सकता है। तो वही लिखा है, न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए जो कानून है उनकी समीक्षा का भी अधिकार है, और वो इन द्वारा दोनों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संविधान से प्रतिकूल होने की दिशा में शून्य भी घोषित कर सकता है, ये भी अधिकार इसके पास होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए इनमें से किस भारतीय राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 2017 में पूछा गया था। 142 आर्टिकल का यूज करते हुए प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया था। इस पद के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 5 नाम थे, जिसमें से इनको चुना गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? 60, 62, 65 या 70 साल? तो कितनी होती है? 65 वर्ष आपकी होती है। और इसको लेकर के आर्टिकल 124(2), जिसके अनुसार न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। संविधान का भाग 5 है, अनुच्छेद 124 से 147 है, जहां उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख देखने को मिलता है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल संख्या है आपकी 34। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, आपसे पूछा गया है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ करके अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। तो डी वाला यहाँ पर गलत है, जिसमें बात की गई कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ करके अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। ये आपका यहाँ पर सही है। मतलब ऊपर जो सी पॉइंट दे रखे हैं ना, देखिए वो सही दे रखा है, डी वाला गलत दे रखा है। तो इसमें लिखा था ना, कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, पर ऐसा नहीं है, उसके साथ नहीं, उसको छोड़ करके बाकी जो बचते हैं उनकी सुनवाई कर सकता है। कोर्ट मार्शल को छोड़ करके बाकी सबकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, विधि मंत्रालय? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो संसद सही होगा। कई लोग इसमें राष्ट्रपति लगा देते सुप्रीम कोर्ट देख के, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन को लेकर के बात की गई है। उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, और संसद समय समय पर न्यायाधीश की जो संख्या है उसको निर्धारित करने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 को पारित किया गया था, और न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी गई थी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है। वर्तमान का तो हम बता ही चुके हैं। तो ये इसका अधिनियम है। करता कौन है? संसद करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में संसद में एक अधिनियम के द्वारा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन, या भारतीय संविधान के द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। आर्टिकल 124 से 147 में उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार की बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 हुई थी। संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उसके गठन, उसकी अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति जो है वो दी गई। अगला है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा किसको जा सकता है? महाधिवक्ता को सौंपा जाएगा, संसद को सौंपा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को, या किसी को नहीं? राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया जाएगा कि भैया इतना बड़ा पद है। अगला, निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी या महाराष्ट्र? आंसर आपका हो जाएगा आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, और 1992-93 में क्वेश्चन पूछा गया। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है। इसमें कोहिमा, आइजॉल और ईटानगर में खंडपीठ स्थापित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली का उच्च न्यायालय दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र राज्य का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है कौन से आर्टिकल के तहत? 131, 136, 141, 151? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, 141 अनुच्छेद सही होगा।
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर आबद्ध कर होगी। वो पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब देखते हैं हम यहाँ से हमारा अगला नया चैप्टर, जो कि है राज्य की कार्यपालिका। स्टार्टिंग में हमने बताया था ये टोटल 3 चैप्टर यहाँ पर कवर हो रहे हैं, वो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। यहाँ पर भी लगभग 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है। तो राज्य की कार्यपालिका क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पर जो भी नए हो सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन सभी आप तक पहुँचते रहें। लाइक के लिए टारगेट 400 लाइक का है, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे, बाकी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से पहले वाली सभी पीडीएफ। पहला प्रश्न, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कौन सा? 2023 में कोई आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो विधानसभा सही होगा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर देखेंगे तो आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे तो, या फिर किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। एक पॉइंट और भी दिया गया है कि नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए मंत्री ही उत्तरदायी जो है वो होता है। अगला है आपका, राज्य विधान परिषद के सदस्य इनमें से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्य, शिक्षक, स्नातक या उद्योगपति? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 है, जिसके अधीन विधान परिषद की संरचना का उपबंध किया गया है, और विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं होगी। दोनों बातें हैं। इसके अलावा किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, बोर्ड, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य उस राज्य में निवास करने वाले स्नातक जो हैं उससे कम 3 वर्ष से स्नातक हो, उनसे चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग करते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। 1/3 राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। शेष सदस्य 1/6 जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान है और व्यवहारिक अनुभव हो, राज्यपाल द्वारा विशिष्टता के आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र या पंजाब? आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित ऑम्बुड्समैन संस्था को भारत का लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। ऑम्बुड्समैन संस्था का सबसे पहले सृजन 1713 में स्वीडन के तत्कालीन सम्राट थे चार्ल्स 12 जिनके द्वारा किया गया था। संसदीय ऑम्बुड्समैन का गठन स्वीडन में 1809 में हुआ था। भारतीय संदर्भ में अगर लोकपाल या लोकायुक्त शब्द का प्रयोग देखेंगे तो सबसे पहले डॉक्टर एल एम सिंघवी के द्वारा 1963 में, और पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 की सिफारिश पर लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं पर सबसे पहले विचार किया गया था। भारत में लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले 1970 में उड़ीसा में पारित किया गया था। इसे 1983 में लागू किया गया था, और लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में 1971 में की गई थी। और यही क्वेश्चन लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा है ना, इसी के बारे में प्रश्न में पूछा गया था। अगला, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या केंद्रीय संसद? आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल। राज्य में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को दी गई है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग तब करता है जब संबंधित राज्य की विधानसभा और विधान परिषद होने की स्थिति में दोनों सदन सत्र में नहीं होते। राज्यपाल उन्हीं मामलों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 162 में किया गया। अगला है, विधानसभा के दोनों सदनों के द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास इनमें से क्या विकल्प होते हैं? वो अपनी अनुमति दे सकता है, वो अपनी अनुमति को रोक सकता है, वो बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वो बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, वो बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। इस तरीके से ऑप्शन है। पूछा गया है इसमें से गलत कौन सा, केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा या केवल चौथा? तो आंसर की बात करें तो आंसर ई वाला दिया गया है, यानी कि कथनों में अगर बात करें तो सबसे पहला था राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपनी विधायी शक्तियों द्वारा वो अपनी अनुमति दे सकता है, विधेयक को अपने पास रोक भी सकता है,
एक बार पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। तो उल्लेखनीय है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो कुल मिलाकर एक से अधिक आपको ऑप्शन यहाँ पर सही जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रश्न में वही लिखा था कि कौन सा यहाँ पर गलत है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी आप कहेंगे असत्य नहीं है, इसीलिए आंसर ई वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, देश राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या मुख्यमंत्री? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर संसद हो जाएगा। संसद जो है वो आर्टिकल 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने का भी अधिकार है और उसको समाप्त करने का भी अधिकार है। ऐसा करने के लिए उस राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित जो भी और मतदान करने वाले जो भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ऐसा संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये विधानसभा से कम महत्वपूर्ण तथा एक स्थायी सदन है। विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं किया जा सकता। सेम जैसे राज्यसभा लोकसभा में होता है ना, राज्यसभा स्थायी सदन है, वैसे यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? उस राज्य की विधानसभा के द्वारा, केंद्रीय संसद के द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, या राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर? आंसर हो जाएगा बी वाला, केंद्रीय संसद के द्वारा। तो यही आपको ऊपर वाले प्रश्न में भी हमने बताया था। भारत में राज्य विधान पालिका जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव, इनका उच्च सदन कौन सा होता है? विधान पालिका परिषद होता है, विधान पालिका समिति होता है, राज्यपाल का कार्यालय होता है, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा पहला, विधान पालिका परिषद। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का उपबंध किया गया है संविधान में। अनुच्छेद 168(2) के अनुसार राज्य में विधानमंडल तो है, या तो एक सदनीय होगा या तो 2 सदनीय होगा। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 2 सदनों वाला विधानमंडल है। इसकी ट्रिक भी कई बार बता चुके हैं, तू भी मजा करके ट्रिक होती है इसकी। भारत में मतलब जो जो राज्य आते हैं इसमें, भारत में राज्य विधान पालिकाओं के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। तो ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। आंसर की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश आपका सही होगा। तो हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की अगर संख्या की बात करते हैं, वैसे भी देखिए अब इलेक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन यानी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, विधानसभा, विधान सीटें, लोकसभा, राज्यसभा, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो यहाँ पर कितनी सीटें की संख्या है? 68 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय के लिए 60 सीटें आवंटित की गई हैं। संविधान का अनुच्छेद 170 है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम 500 सदस्यों और न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर के बनेगी। अगला है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य का राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। कई लोग प्रधानमंत्री ऑप्शन में देख लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आर्टिकल है 155, इसके अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 आर्टिकल कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल, जो उस कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 155 आर्टिकल कहता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो सभी आर्टिकल जितने भी आप देख रहे हैं इसमें 153, 54 बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, अध्यक्ष होता है या फिर आपका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री देखकर कंफ्यूज ना होइएगा, राज्य की जब बात होगी तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। आर्टिकल 154(1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के सचिव या मुख्य सचिव? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। अगला, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जम्मू और कश्मीर की कार्यपालिका का प्रधान सदर ए रियासत होता है और वह राज्य की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होता है, किंतु
जम्मू कश्मीर के छठे संविधान संशोधन अधिनियम 1965 के द्वारा ये प्रावधान समाप्त किया गया है। फलतः सदर ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम हो गया है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने लगा है। जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए, ये तो आपको पता ही है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता, या महान्यायाधिकर्ता, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन चारों ही अच्छे हैं। आंसर आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता, क्योंकि बात हो रही राज्य सरकार की। तो आर्टिकल 165 है जिसके अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। वो राज्य का विधि अधिकारी होता है। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता सलाह भी देता है और एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल अवधारित करे। अगला प्रमुख पूछा गया, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मुख्यमंत्री सलाह देंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, या गवर्नर, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य में राष्ट्रपति शासन, आंसर आपका क्या हो जाएगा? गवर्नर। अब यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिए गए थे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कई लोग कंफ्यूज ऑप्शन देखकर हो जाते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 है जिसमें जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर ये कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी अथवा कोई कृत्य विशेष स्वयं ग्रहण जो है वो कर ले। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल चौथा, यानी कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। वही पूछा गया था भारतीय संविधान में राज्यों की विधायिका में कौन इनमें से सम्मिलित है, तो फोर्थ आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है, ये सभी सम्मिलित हैं और भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। 172, 175, 175(2) या 176? आंसर हो जाएगा 175(2). तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश है उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन का कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वो सदन उस संदेश के लिए या उसके द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। आर्टिकल 175(2). भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? 170, 176, 178? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, 170 आर्टिकल सही हो जाएगा, जिसमें अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए 500 से अधिक, 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर के जो है ये बनेगी। अनुच्छेद 176 एक क्या कहता है? इसके अनुसार प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरांत राज्य विधानसभा के प्रथम सत्र पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर राज्यपाल राज्य की विधानसभा या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेगी। आर्टिकल 178 कहता है कि विधानसभा का मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष होता है। इसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है। सभा अपने सदस्यों में से ही एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी करती है। तो ये सभी आर्टिकल जितने भी ऑप्शन में थे ना, सभी की जानकारी दी गई है। बाकी निर्वाचन को लेकर 170 आर्टिकल सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है, ये आपसे पूछा गया है। केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या बिहार? कौन सा सही होगा? पहला चौथा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या केवल चौथा? आंसर हो जाएगा केवल और केवल चौथा, यानी कि आपका बिहार, जहां पर विधान परिषद है। सारे राज्य बता भी दिए थे ऊपर। द्विसदनीय विधान परिषद वाले राज्य में बिहार 75, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75, यूपी 100, आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना 40। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे
अपना त्यागपत्र किसको देना चाहिए? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को? आंसर आपका सी ऑप्शन उपाध्यक्ष सही होगा। संविधान का अनुच्छेद 179 जिसके अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। तो आंसर उपाध्यक्ष हो जाएगा। देखते हैं लास्ट, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 2023 में आए या तो फिर जो टीचिंग वाले पेपर में जो क्वेश्चन आए उनको देखेंगे। तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 20, 40, 30 या 96? आंसर 40 सदस्यों की संख्या हो जाएगा। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती है। तो यही चीज यहाँ पर पूछी गई थी। आंसर 40 आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं। वैसे 23 वाले वहां भी कवर हो गए, कुछ क्वेश्चन बीपीएससी प्री के लेटेस्ट के भी यहाँ पर हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे देखेंगे बीपीएससी प्री 2023 का है कि भारतीय चैप्टर हमारा ये चल रहा है न्यायपालिका भारत का नियंत्रण मार्ग। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सबसे पहले संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स। ये हमने पिछली वाली क्लास में पूछा भी था। आंसर यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपका सही होगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो मामला था, इसी में सबसे पहले संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के आर्टिकल 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे या स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आंसर बी वाला सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में इनमें से कथनों पर विचार करना है। इस तरीके से ढेर सारे कथन दे रखे हैं और ये बीपीएससी प्री में ये भी आया है। पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पर सही है। डायरेक्ट अगर आंसर की बात करें तो पहला और तीसरा कथन सही है। तो हम जो सही कथन है उनकी बात कर लेते हैं। पहला कथन जो सही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तीसरा जो कथन कह रहा है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। तो ये दोनों कथन आपके सही थे, वही चीज यहाँ भी लिखी हुई है। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे जो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 यानी प्राइमरी में पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? डिक्री, रिट, अध्यादेश, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका रिट को जारी करता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है जिसमें प्रावधान यह है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संसद किसी भी न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो सारे प्रश्न इस टॉपिक के समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए आगे आने वाले टॉपिक से जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। प्रश्न आपके लिए कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, संसद? 69th बीपीएससी प्री 2023 इससे पहले वाला जो बीपीएससी हुआ था उसी में ही ये पूछा गया था। तो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइए। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।